बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स पिक्स और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, दौरा आयरलैंड और इंग्लैंड पर कौन कौन जाएगा, कौमी क्रिकेटर्स के नाम जो है वो अब सामने आ गए हैं और फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की वापसी हुई तो वहीं पर कहीं से ढूंढ के हसन अली को भी ले आए हैं जी। लंबे अरसे के बाद, तकरीबन 2 साल का ही अरसा है, T20 में उनकी एंट्री हो गई है। सीरीज से कबल मोहम्मद रिजवान और आजम खान भी फिट होकर स्क्वाड का हिस्सा बनेंगे। उस्मान खान ने भी जगह बचा ली, उनको 1-2 सीरीज मजीद देने का फैसला किया गया है। सिलेक्शन कमेटी का कहना है कि वर्ल्ड कप से कबल हर खिलाड़ी को मौका दे रहे हैं ताकि बेहतर कॉम्बिनेशन बना सके। हार जीत खेल का हिस्सा है और वर्ल्ड कप स्क्वाड की हमें जल्दी नहीं है, ये कहना था जी सिलेक्शन कमेटी का। 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी है। खिलाड़ियों की फिटनेस देखकर दौरा इंग्लैंड और इसी दौरान ही हम जो है वर्ल्ड कप के लिए टीम अनाउंस करेंगे। देखना यह है कि कई पुराने चेहरों के साथ साथ मुंतखब टीम यूरोपियन दौरे में कौन सा कारनामा से अंजाम दे सकती है। तमाम तर सूरत पर बात करेंगे। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन हैं और अहमद सईद ने भी ज्वाइन किया। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। बॉस। भट्ट साहब, आप ही से आगाज करते हैं। टीम अनाउंस हो गई, तकरीबन वही चेहरे हैं, लेकिन कहीं से हसन अली को दोबारा से ढूंढ कर ले आए। मेरा ख्याल ये वर्ल्ड कप स्पेशलिस्ट लगते हैं जो हर दफा वर्ल्ड कप में या कोई आईसीसी इवेंट में उनको ले आया जाता है। क्या कहेंगे आप? ये हमेशा से ऐसा ही है। अभी कोई हसन अली आज के दौर में है और पहले भी कुछ 1-2 प्लेयर्स ऐसे थे जो वर्ल्ड कप में जरूर पाकिस्तान टीम को याद आते थे और उनको वर्ल्ड कप में शामिल भी कर लिया जाता था और फिर वो वहां पर खेलते भी नहीं थे। लेकिन यहाँ पर जो स्लाइड डिफरेंस है ना, वो ये है जो उन्होंने कहा है कि हारिस रऊफ अगर फिट हुए तो फिर हसन नहीं होंगे। यानी कि हसन अली को ये कम्युनिकेट कर दिया गया है कि आप उसका बैकअप हैं। बट बात यह है कि जिन लड़कों ने परफॉर्मेंस दी है रिसेंटली, चाहे वो फास्ट बॉलर्स में अगर आप देखें जिनकी करंट परफॉर्मेंसेज है, आप उनको क्या मैसेज दे रहे हैं? जबकि आप एक बैकअप के लिए आप एक्सपीरियंस का लफ्ज तो बोल रहे हैं, लेकिन जो 1-1.5 साल की परफॉर्मेंसेज हैं वो आपके एक्सपीरियंस वाली बात को बैकअप नहीं करती। बहरहाल उन्होंने ये कहा है और आज तो खासा मतलब खुशगवार मूड था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। यानी कि उसमें जो है बहुत कुछ सवालों पे फंसे भी लोग, लेकिन ये है कि उसमें कोई काफी कुछ ऐसा था जो क्लैरिटी नहीं थी जिसके ऊपर मौजूद। बिल्कुल इसी तरह है। और चले हसन अली, लेकिन सर फिर कब रिस्पेक्ट दी जाएगी डोमेस्टिक क्रिकेट को? वो जो रन्स के अंबार लगा के बैठे हुए हैं, विकेट्स के अंबार लगा के बैठे हुए हैं, इन्हीं मौकों की तलाश में होते हैं कि कोई बाहर हो तो फिर हमारी जगह बने। अब चूंकि कुछ अनफिट हैं तो फिर पुराने ही चेहरे दोबारा से लेके आना एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन वो उनको बड़े अच्छे तरीके से जस्टिफाई कर रहे थे कि इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है तो हमें एक्सपीरियंस लोग ही चाहिए। तहमद सईद साहब, क्या स्टैट्स हैं वैसे हसन अली के अगर देखा जाए इन कंडीशंस में? ये हमजा हसन अली की बात करें तो हसन अली जो है वो 2 साल हो चुके हैं उन्हें कौमी टीम की जानिब से T20 खेले हुए। 2023 के 50 ओवर के वर्ल्ड कप में वो टीम का हिस्सा जरूर थे, लेकिन T20 मैच जो है उनको खेले हुए 2 साल हो गए। हसन अली का T20 डेब्यू जो है वो 2016 में हुआ था, इंग्लैंड में ही उन्होंने डेब्यू किया था, मैनचेस्टर में। अलबत्ता हसन अली के अगर हम वेस्ट इंडीज़ में स्टैट्स की बात करें तो वेस्ट इंडीज़ में हसन अली की बॉलिंग परफॉर्मेंस जो है वो इस लिहाज से बहुत ही काबिल कदर है कि उनका इकोनॉमी रेट वहाँ पर बहुत शानदार है। उन्होंने 8 मैचेस खेले जिनमें उनका इकोनॉमी रेट 6.06 है। तो ये एक अच्छा इकोनॉमी रेट है वेस्ट इंडीज़ की पिचेस के एतबार से। ठीक है। अच्छा, ये भट्ट साहब ने जिस तरह से भी बात की, बड़ा खुशगवार माहौल था। हमारे पास कुछ चंक्स मौजूद हैं जी। कितना खुशगवार माहौल था, एक दूसरे पर लाइक थ्रो कर रहे थे कि इसका जवाब आप दे दें, ये आप दे दें। मेरा ख्याल कोई होमवर्क नहीं है, कंफ्यूजन का शिकार है, पूरी मैनेजमेंट कंफ्यूजन का शिकार है। और उसी की सूरत में जो टीम हमारे सामने आई वो भी हमने देखी। जरा दिखाएं जी वो चंक। तो जनाब ये मेरा ख्याल खुशगवार तो नहीं, मेरा ख्याल कंफ्यूजन का शिकार थे। बेसिकली इन्होंने आइडिया लिया न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड ने बच्चों से टीम अनाउंस कराई है, तो इन्होंने कहा कि क्यों ना बच्चों जैसी हरकतें करके टीम अनाउंस कर दी जाए। तो ये थोड़ा सा उन्होंने कर लिया। बट सब समझ रहे हैं आपके कंफ्यूजन का शिकार है सिलेक्शन कमेटी भी, और कोई होमवर्क उस तरह से नजर नहीं आ रहा। और ये हेडलेस सिलेक्शन कमेटी आप अगर इसे कहें कि कोई लीड ही नहीं कर रहा, कोई हेड ही नहीं कर रहा, साथ के साथ ही मेंबर ऐसे हैं कि वो एक दूसरे पर डाल रहे हैं। इसलिए पहले मैंने ये कहा था जब ये सारी चीजें फॉर्मेशन के टाइम पे थी कि यहाँ पर देयर हैज टू बी अ लीडर, देयर हैज टू बी समबडी एज अ रिप्रेजेंटेटिव मेंटेनिंग अ डेकोरम, और वो सीरियसनेस को मेंटेन करे। मतलब इस तरह तो आप वो कह रहे हैं उनसे पूछ ले, वो कह रहे हैं वो जवाब देते हैं और देयर इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ देम इन टर्म्स ऑफ कोई पॉइंट्स रिटर्न होते हैं, कोई आपने रिलेटेड इसमें तो पता है कि हसन अली को लेकर आ रहा है तो उस पर सवाल होना है, इसमें मालूम है कि उसामा मीर बाहर हो रहा तो उस पर सवाल होना है, इसमें कैप्टनसी को लेकर भी क्वेश्चन हो सकता है और सारी चीजें भी हो सकती हैं। अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो होमवर्क एट टीम, और जो है जिस तरह से उसका रिस्पॉन्ड किया गया था, आई थिंक देयर इज
ऑप्टिक्स के लिए बहुत बेहतर है और रीजनिंग के लिए भी, और हर लिहाज से कि आपका एक चीफ हो जो चीजों को सीरियसली जो है ना प्रेजेंट करे, एंड देन ही हैज हिज वैलिड रीजन रादर देन थ्रोइंग अराउंड द क्वेश्चंस। ये अच्छा नहीं, देखने में बहुत इट डजंट सीम प्रोफेशनल। जी अहमद साहब क्या ऐड कर रहे हैं? अच्छा हमजा, इसमें मोहम्मद यूसुफ ने आज एक सवाल का जवाब देते हुए ये कहा कि न्यूजीलैंड की जो सीरीज़ थी वो पाकिस्तानी टीम के लिए जो है वो इस लिहाज से कामयाब सीरीज़ थी कि पाकिस्तान ने उसके अंदर रोटेशन पॉलिसी का इस्तेमाल किया है, और उनका कहना ये था कि बेंच स्ट्रेंथ हमें जो है वो टेस्ट करने का मौका मिला है। तो इस लिहाज से उन्होंने न्यूजीलैंड की सीरीज़ का जो सवाल साफ़ी ने किया उसके जवाब में ये कहा कि ये एक कामयाब सीरीज़ थी। तो व्हाट्सएप से मैं ज़रा इस पर रहनुमाई देना चाहता हूँ कि ये जो रोटेशन पॉलिसी बार बार आ रही है, रोटेशन पॉलिसी, इसमें देखें ना शादाब ने रेस्ट किया, ना बाबर ने रेस्ट किया, रिजवान भी तब बाहर हुए जब वो इंजर्ड हुए। तो रोटेशन पॉलिसी जो है वो सिर्फ उन्हीं 3-4 चेहरों के ऊपर क्यों बार बार लागू हो रही है जिनको लाते हैं और 2 मैचों के बाद बाहर निकाल देते हैं? जमान खान बेचारे के ऊपर क्या बीती होगी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद? देखिए, रोटेशन पॉलिसी इन ट्रू सेंस वाज नॉट अप्लाइड अकॉर्डिंग टू मी। मेरे ख्याल में रोटेशन पॉलिसी मीन्स कि फिर 1, 2, 3 बड़े हों तो 7, 8 बच्चे आपके वो हों जो डोमेस्टिक परफॉर्मर्स हैं, और फिर आप उसमें से डिफरेंट पोजीशन पे लोगों की परफॉर्मेंस गेज करें, नोइंग दैट कि जो आपके सीनियर थे वो क्या किस कैपेसिटी के प्लेयर हैं। इफ रिप्लेसेबल गो फॉर इट, इफ नॉट कम बैक टू देम। जैसे न्यूजीलैंड ने वो इतने क्लियर थे कि डिस्पाइट पुटिंग अप अ ग्रेट शो, उनकी वही टीम है जो पहले से थी, ठीक है। और जो बेंच स्ट्रेंथ की बात है ना, हम वाकई ही ट्रू लेटर की सेंस में बेंच की स्ट्रेंथ को टेस्ट कर रहे हैं। हम ज्यादा बंदे रख के बेंच पे बिठा के देख रहे हैं कि ये टूटता तो नहीं, तो हम उस बेंच की स्ट्रेंथ टेस्ट कर रहे हैं रादर देन सो कॉल्ड बेंच स्ट्रेंथ। हमने आजम खान को बिठा के देख लिया, बेंच नहीं टूटा। बेंच नहीं टूटा। अच्छा बट साहब, आजम खान की चूंकि इसने बात कर ली अहमद सईद साहब ने, अच्छा 2 कीपर हम ऐसे लेके जा रहे हैं, दोनों इंजर्ड हैं अभी, उन सब्जेक्ट टू उनकी अगर प्रॉपर वो फिट होते हैं फिर वो खेल पाएंगे। तीसरा ऑप्शन हमने उस्मान खान रखा हुआ है। तो आप समझते हैं सही फैसला है? हारिस भी हमारे पास मौजूद थे, हसीबुल्ला को चूंकि चांस नहीं मिला, उसको भी ट्राई किया जा सकता आयरलैंड सीरीज में, तो कोई बैकअप तो तैयार करते हैं ना। उस्मान की सूरत में कोई बैकअप तो ना हुआ? दिस इज इट हमजा, यही है। आजम खान है आपके पास सेकंड विकेट कीपिंग ऑप्शन और एक्सप्लोसिव ऑप्शन मिडिल ऑफ द जो है इनिंग्स के अंदर, मिडिल ऑर्डर के अंदर। और हारिस जो है, हारिस वर्सेस उस्मान खान, यस हारिस इज अ बेटर कीपर बट उस्मान इज अ मोर कंसिस्टेंट बैटर। तो जो आपको चाहिए था वो आप ले गए। यू आर लुकिंग फॉर मोर कंसिस्टेंट बैटर। स्ट्राइक रेट उस्मान का भी अच्छा है, हारिस का भी 30-35 ही हाईएस्ट है इंटरनेशनल क्रिकेट में, इतना ही उस्मान ने कर लिया 4 मैचेस में हाईएस्ट। तो उन दोनों में हारिस में आपको बहुत पोटेंशियल नजर आता है। बट हारिस जितनी क्रिकेट खेला है, पाकिस्तान एक ही कप्तानी की है, पाकिस्तान के लिए भी काफी खेला है, वो मौका नहीं ही देखता। He just knows one way कि बस मैं हिट मार दूं। वो एक का कप्तान था, 35 ओवर पहले उसकी बारी आई है, 30 ओवर पहले, तीसरे बॉल पे वो हिट मार के आउट होते रहे हैं। So this doesn't send a good message to people जो कि सिलेक्टर्स हो। अच्छा उसामा मीर पे बड़ा बात की हमने। उसामा मीर, अगर आपने पहले ये ऐलान कर दिया था कि PSL परफॉर्मेंस बेस्ड टीम जो है उसका इनेकाद किया जाएगा, उसामा मीर टॉप विकेट टेकर थे जी, न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी T20 में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, शायद उसी की सजा मिली कि उन्हें निकाल ही दिया, प्लान से निकाल दिया। हेलो, जरा दोबारा बताइएगा। बट साहब उसामा मीर की मैं बात कर रहा हूँ ना, PSL में टॉप विकेट टेकर है, न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और एंड पर ये देखा कि आयरलैंड इंग्लैंड सीरीज से भी बाहर, वर्ल्ड कप के प्लान से भी बाहर, तो ये गुड है उनके लिए? नहीं, गुड तो नहीं है। देखिए, जब आप चीजों को ग्रैब करना शुरू करते हैं, आपकी परफॉर्मेंस की डिलीवरी आती है, तो फिर आपको अगर ऐसा झटका मिलता है तो आपका कॉन्फिडेंस दोबारा शेक होकर वहीं पे चला जाता है, फ्रॉम स्टार्टिंग पोजीशन पे दोबारा आप चले जाते हैं। ये तो ऐसा लगता है कि आखिरी 1-2 मैचेस से पहले ही ज़हन बना लिया था कि उसामा को नहीं रखना, क्योंकि डिस्पाइट इस परफॉर्मेंस वो डिलीवर कर रहा था, वो बॉलिंग कर रहा था, शादाब को बॉलिंग भी नहीं करवाई गई उन मैचेस में। सो इट मीन्स कि वो पहले से डिटरमिन्ड था कि व्हाटसोएवर हैपेंस नाउ कि अब शादाब ही एज ए लेग स्पिनर। बट उनका रीजन ये है कि वो मिस्ट्री बॉलर भी एक होना चाहिए, तो इब्रार को डाल लेते हैं। तो ठीक है, दे ऑप्टेड फॉर इब्रार, बट एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, आई थिंक एक तो उसामा का एक्सपीरियंस भी है, वेस्ट इंडीज की लीग में भी वो पहले जाता रहा है, खेलता रहा है। फिर लेग स्पिनर जो है वो इट्स अ बेटर विकेट टेकिंग ऑप्शन। मिस्ट्री बॉलर वंस उसकी मिस्ट्री हल कर लेती है ना टीमें, तो फिर उसके पास कुछ दूसरी ऑप्शन रहती नहीं है कि वो किसी को तंग करे।
अच्छा बट सब मेजर कंसर्न जी हमारा रहा है जी पावर रेटिंग की बात की जाती है। अच्छा जो पावर रेटिंग करता है, कोई थोड़ा बहुत परफॉर्म करता है, कोई स्ट्राइक रेट बेहतर होता है, उसे हम कहीं पीछे छोड़ाते हैं। आमिर जमाल की मैं बात कर रहा हूँ, उम्मीदें उसे भी थी कि शायद मैं इस प्लान का हिस्सा हूँगा। आपने भी जिस तरह से कहा कि वो बनता तो था मेरिट पर, लेकिन आमिर जमाल को कंसीडर नहीं किया गया। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में हमने देखा, चाहे वो टेस्ट सीरीज थी, लेकिन जिस तरह से परफॉर्म किया आमिर ने, कंडीशन वही एडिलेड से कोई विकेट जा रही है उधर, तो ज्यादती हुई है आमिर जमाल के साथ। मेरे ख्याल में तो आमिर जमाल को होना चाहिए था इस टीम के अंदर। और जितने भी आपके जो ऐसे प्लेयर हैं जो बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं, बॉलिंग के साथ थोड़ी बैटिंग कर सकते हैं, वो उनमें से स्टैंड आउट करता है, उनमें से फिट भी है, उनमें से उसकी एवरेज पेस भी ज्यादा है और रिवर्स स्विंग का यूज वो एट हाई पेस कर सकता है। तो फॉर दीज रीजन जो मैंने बताया, मेरे ख्याल में उसको होना चाहिए था। बट ऑब्वियसली माई रीजनिंग डजंट मैटर, वो तो सिलेक्टर्स ने जिसको रखना है उन्होंने रख लिया है। अब आपको भी तसल्ली हो जाएगी कि वो कोई अंदर की खबर नहीं ये आपने ये ब्लफ खेला था आपने। बहरहाल खबर आपको फिर भी है, मैं अभी भी वही कहूंगा जी मजा। अच्छा इसमें अंदर 2-3 ऐसे प्लेयर हैं जिनको मेरा ख्याल है कि इस बुनियाद पर भी तरजीह दी जा रही है कि वो कैरेबियन प्रीमियर लीग के अंदर जो है वो कारकर्दगी दिखा चुके हैं, और आजम खान भी जाहिर है कि वहाँ पर खेलते रहे। आजम खान का जो अगर मैं CPL के स्टैट्स की बात करूं तो उन्हें 19 मैचेस अब तक वहाँ खेले जिनमें उन्होंने 423 रन बनाए हैं। अच्छा। और ख़ास तौर पर चेज करते हुए आजम खान का जो CPL में स्ट्राइक रेट था वो 151 का था। इस तरह साइम अयूब हैं जिन्होंने 478 रन वहाँ पर बनाए, 43 की उनकी एवरेज थी CPL के अंदर। इमाद वसीम ने सिर्फ बैटिंग करते हुए वहाँ पर 313 रन बनाए। तो हो सकता है कि इन कंडीशंस के मुताबिक शायद वहाँ पर इन प्लेयर्स को चांस दिया जा रहा हो। बट अगेन बात हुई है सब्जेक्ट टू देयर फिटनेस ना, जब वो फिट होते हैं तो वो डेफिनेटली उस तरह से खेलेंगे। बहरहाल जी यही वो लेकिन अभी भी सिलेक्शन कमेटी जो है वो क्लियर नहीं है, उनके माइंड क्लियर नहीं है कि इसी टीम में से मजीद इसमें कह रहे हैं कि इंग्लैंड के पहले T20 तक हम टीम अनाउंस नहीं करेंगे। मजीद शायद इनको पॉलिश करना चाह रहे हैं और मजीद छांटी करके फिर ही वर्ल्ड कप के लिए आखिर ऐसा बरसा आपको समझ आ रहा है क्या लाना चाह रहे हैं इसमें से और मजीद क्या निकलेगा? देखिए मेरा ख्याल है कि हम क्लैरिटी को डिले कर रहे हैं, बिकॉज जब आप लोगों को कंफर्म नहीं करते तो फिर वो ट्रायल मोड में रहते हैं, रादर देन थिंकिंग कि वो पोजीशन के खिलाफ क्या करेंगे, कंडीशंस की तैयारी क्या करेंगे, जीतना कैसे है उन्होंने, वो ये सोचेंगे कि मैंने पहले अपना नाम कैसे लाना टीम के अंदर। वो जब एक करीबी कोई तेज सिंगल भी लेनी होगी ना तो पहली थॉट ये होगी कि मैं अपना पहले स्कोर कर लूं, मैं अपनी कंफर्मेशन ले आऊं। सो एक तरफ हम उनसे डिमांड करते हैं कि वो फेयरलेस खेलें, दूसरी तरफ हम उनको ऐसा एनवायरनमेंट नहीं देते जिसमें वो कॉन्फिडेंट हों कि भाई मैंने खेलना है, अब मैं वो करूं जिससे मैंने जीतना है। तो इट्स अ ह्यूज फैक्टर। ये काफी सारे हमारे बड़ों को, सीनियर्स को, दे डोंट थिंक इट्स अ फैक्टर, बट एट टाइम्स मोर ऑफन देन नॉट दिस इज द डिसाइडिंग फैक्टर बिटवीन टीम। जो अश्योर्ड होते हैं वो आगे का सोचते हैं, और जिन्हें अपना ही नहीं पता होता वो बेचारे ही सोचते रहते हैं कि मैं फिर रहना किस तरह। तो ये बड़ी जरूरी चीज है विच वी लैक, और फ्रॉम डेकेड्स वी लैक इट। ठीक है, अच्छा पुरानी है ये चीज। बट सब क्या समझते हैं, उस्मान खान क्या कोई मजबूरी बन गई है क्योंकि अब तो दी मार्क नहीं रहे न्यूजीलैंड सीरीज में भी? ठीक है, ये वाला PSL सीजन भी उस तरह से नहीं रहा जिस तरह से इन्होंने पिछला सीजन खेला। अब दोबारा से जी दोनों मजीद 2 सीरीज देने का फैसला किया गया है। क्या उन कंडीशंस में आप समझते हैं जो अभी तक इनकी बैटिंग टेक्निक है वहां पे ये सही रहेंगे? उस्मान खान पे लगता है कोई फिल्मी शादी वाला वादा कर लिया गया कि तुम छोड़ के आ रहे हो तो तुम्हें हम 3 सीरीज तो देंगे। तो ठीक है, क्या हो सकता है, उसने इतनी चीजें अपनी छोड़ी हैं तो हो सकता है उसे कोई इंश्योरेंस दी हो जिसकी बुनियाद पर है। लेकिन वैसे भी देखे ना, उसको तो 3-4 चांस मिले हैं, तो उसके 7 लड़के खेल रहे हैं जिनको 12-12, 15-15 चांस मिल गए हैं। अभी तक वो चांस मिले जा रहे हैं, तो वो अकेला तो इसको तो हम पॉइंट आउट नहीं कर सकते ना इस वजह से। ठीक है जी, लेट्स सी जी क्या बनता है आयरलैंड सीरीज में, जो कि 10 मैच से टाइम अहमद सही साहब मेरे पास थोड़ा है, 10 मैच से जो शुरू हो रही है सीरीज, उसमें देखते हैं क्या बनता है जी। आज के शो से इतना ही।